हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी की इस लेक्चर पे, जिसमें हम देखेंगे लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, रैखिकता परतंत्र एवं रैखिकता स्वतंत्र। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर स्पेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले देखते हैं रैखिकता परतंत्र सदिश, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसके सबसे पहले मान लेते हैं वी एफ एक वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है। वी के सदिशों का परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय दिया गया है अल्फा वन, इसका सदिशों का अल्फा वन अल्फा टू अप टू सोन अल्फा एन, रैखिकता परतंत्र या एक घातक परतंत्र है। ठीक है, लिनियरली डिपेंडेंट कहलाता है यदि अदिशों a1 a2 a3 अप टू सोन an बिलोंग करता है f में, f एक फील्ड है का अस्तित्व, इनका अस्तित्व इस प्रकार हो कि जिनमें से सभी शून्य नहीं है। ठीक है, सभी शून्य नहीं है, कुछ शून्य हो सकते हैं। अगर पूरे के पूरे शून्य हो गए तो वो होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर कुछ शून्य नहीं होते हैं, अगर हमारे पास में 10 वेक्टर दिए गए हैं, उसका जो स्केलर बनता है, अगर वो उसमें से 9 शून्य हो गए हैं और एक शून्य नहीं है, तब भी वो लिनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जिनमें से सभी शून्य नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट का। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है, ये आपके पास दिया रहेगा। ठीक है, क्या क्या दिया रहेगा आपके पास में और क्या चेक करना, देखिए आपके पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन दिया रहेगा। ठीक है, ये दिया रहेगा और आपको ये इक्वेशन भी दिया रहेगा, ये भी आपका कंडीशन है दोनों के लिए, चाहे आप लिनियरली इंडिपेंडेंट देखो चाहे लिनियरली डिपेंडेंट देखो, ये भी दिया रहेगा आपके पास में। आपको ये निकालना है कि a1 a2 a3 की वैल्यू। तो देखिए लिनियरली इंडिपेंडेंट भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए बस इतना डिफरेंस है, मान लो वी एक सदिश समष्टि है, वी के सदिशों का एक परिमित समुच्चय अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है यदि निम्न प्रारूप का प्रत्येक संबंध, ये जो संबंध बनेगा ये हमारे पास दिया रहेगा, या हम ये जानते हैं कि इस इन सभी को ऐड करने पर हमें जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो लाने के लिए अगर पूरा का पूरा स्केलर जीरो मिलता है, तब हम वहां पे क्या बोलते हैं कि जो वेक्टर दिया गया है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है करके। और अगर ये पूरा का पूरा स्केलर जीरो नहीं आता है, तब हम क्या कहते हैं कि वो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। जो दिया गया वेक्टर है वो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन और लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास वेक्टर दिया रहेगा, उसी के थ्रू आपको निकालना है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम कोई वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, देखिए कोई वेक्टर ले लिए s इक्वल टू s1 इक्वल टू और s2, दो वेक्टर ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2, यहाँ पे ले लेते हैं -1 और -2 ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा वेक्टर यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है। कंडीशन क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट अगर होना है, किसी भी वेक्टर को लिनियरली डिपेंडेंट होना है, तो हम जो ये लिनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे a1 अल्फा वन प्लस a2 अल्फा टू प्लस a3 अल्फा थ्री, हम यहाँ पे 3 वेक्टर लेते हैं क्योंकि 3 वेक्टर दिया गया है, तो इक्वल टू हमें जीरो लाना है, जीरो वेक्टर लाना है। देखना उस बुक में लिखा होगा यहाँ पे जीरो, इसका मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर लाना है। अब यहाँ पे 3 टपल्स में है, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये लाना है। तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कि a1 a2 a3 की वैल्यू क्या मिलती है, जिससे हमें ये इक्वेशन जीरो के इक्वल प्राप्त हो जाए। और हमें कोशिश ये करना है कि वो जीरो ना हो। अगर जीरो आता तो हमें लाना पड़ेगा, अगर जीरो नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जीरो ना लाएं। ठीक है, a1 a2 a3 को जीरो ना लाएं। अगर a1 a2 a3 तीनों के तीनों जीरो हो जाते हैं तो क्या बनेगा, लिनियरली डिपेंडेंट। कब, a1 a2, अच्छा a3, अगर ऑल आर नॉट जीरो तो क्या बनेगा, लिनियरली डिपेंडेंट। और अगर पूरा का पूरा जीरो जीरो हो जाता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। तीनों तीनों अगर जीरो हो गए, ऑल आर जीरो, तो क्या हो जाएंगे, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें यही चेक करना है कि क्या पूरे के पूरे जीरो होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या दिया रहेगा, a1 अल्फा वन a2 अल्फा टू
प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब A1 की वैल्यू कितनी है इसे हमें निकालना है, ठीक है। तो A1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 1 और 2 प्लस A2 की वैल्यू नहीं दी है, अब -1 -1 -2 प्लस A3 की वैल्यू A3 और अल्फा 3 की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू 0 0 0 ये दिया हुआ है। अब देखते हैं जैसे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 हो जाते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वल होते हैं उसके, यहाँ पे कंपेयर करेंगे और A1 A2 A3 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर तीनों को कंपेयर करेंगे 8 करने के बाद में, या फिर 8 कर लेते पहले, यहाँ पे A1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस आएगा -A2 और प्लस A3, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को 8 कर लिए, उसके बाद में A1 -A2 इतना तो आप निकाल सकते हो, प्लस 2A3, और उसके बाद में थर्ड क्या आएगा 2A1, ठीक है, 2A1 -2A2, ठीक है, ये वाला, और प्लस 3A3, ये हो गया, इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए दोनों साइड का कंपेयर करते हैं, क्या मिलेगा हम लोग को, A1 -A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 मिला, ठीक है। फर्स्ट और फर्स्ट कंपोनेंट कंपेयर किए तो इक्वल हो गए। उसके बाद में A1 -A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0, और A1 माइनस, अच्छा A3 क्या हो गया, अच्छा इसको लेंगे अब 2A1 -2A2 और प्लस 3A3 इक्वल टू 0। अब हम यहां से निकालेंगे वैल्यू। देखिए जैसे कि हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलेगा हम लोग को, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि ये हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। जब इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये दोनों A1 कैंसिल हो गया, A2 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में सेम सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में हो गया, और A3 -2A3, ठीक है। इसको अभी अलग कर लेते हैं, हम दो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक तो दूसरे से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे -A3, क्योंकि A3 में -2A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A3 मिलेगा इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट A3 इक्वल टू हमें क्या मिल गया 0, ठीक है। A3 इक्वल टू 0 मिल गया, हो सकता है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अगर सभी 0 हो जाते हैं तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अगर कोई ना कोई एक नॉन जीरो मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम किसी में भी रख के देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, A1 -A2 और A3 की वैल्यू 0 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट A1 -A2, A3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 आ गया, A1 -A2 इज इक्वल टू 0, तो A1 इक्वल टू A2 मिला, तो जो A1 रहेगा वही A2 रहेगा। तो अब हम यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो A1 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, अगर A1 A2 इक्वल टू 2 रखते हैं तो A2 इक्वल भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी नॉन जीरो मिल रहे हैं, अगर इस जगह पे हम 1 रखते हैं तो अगर A2 इक्वल टू 1 ले लिए, A1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 को A3 को भी 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1, अगर इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, 1 1 2 ही मिलेगा, इस -1 -2 -2 ही मिलेगा, और यहाँ पे 0 0 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है। अब देखिए हम इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 1 2, उसके बाद में जब इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या मिलेगा, -1 -1 और -2, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में तो 0 0 और 0 मिल जाएगा। देखिए इन तीनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये जो 3 वैल्यू दिया गया स्केलर का वो सही है, ठीक है। देखिए 1 -1 0 हो गया, क्योंकि और यहाँ पे 0 है ही तो 0 आ गया, फिर 1 -1 0 और यहाँ पे 0 है ही, 0 आ गया, 2 -2 0 और 0 है यहाँ पे तो 0 आ गया, ठीक है। तीनों को ऐड करके मिल रहा है हम लोग को, मतलब ये जो हमारा स्केलर है और ये जो वैल्यू आई है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल
आ रहा है। अब ये देखना है ये जो स्केलर है क्या पूरे के पूरे जीरो हैं या कुछ नॉन जीरो भी हैं। तो देखो एक हमें क्या मिला, 1 मिला, दूसरा क्या मिला, दूसरा भी 1 मिला और तीसरा 0 मिला। तो तीनों के तीनों स्केलर नॉन जीरो हैं, मतलब तीनों के तीनों स्केलर जीरो नहीं है। एक स्केलर ऐसा है जो जीरो है लेकिन बाकी दो स्केलर ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। हमें क्या लाना था, अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि जीरो ना हो, लेकिन यहाँ पे दो दो एलिमेंट है तो जीरो ना हो तो क्या मिलता था हमें, लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब कि ये जो वेक्टर दिया गया है, ये जो वेक्टर का सेट दिया हुआ है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। ठीक है, ये जो वेक्टर का सेट है वो लीनियरली वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक है, ऐसे ही हम उसको भी निकाल लेते हैं S2 को, S2 को निकाल लेते हैं यहाँ पे, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे हम S2 को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या लिनियरली डिपेंडेंट है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन दिया गया है, अब इसी इक्वेशन के थ्रू हमें निकालना है A1 A2 3 A3 की वैल्यू। तो A1 तो हमें निकालना है, अल्फा 1 दिया गया है 1 1 1 0 0। फिर A2 निकालना है, अल्फा 2 दिया है 0 1 0 प्लस A3 निकालना है और अल्फा 3 दिया है 0 0 1 इक्वल टू 0 0 0 ये होता है। अब इसके बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, A1 0 0 प्लस 0 A2 0 प्लस 0 0 A3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए अब तीनों को ऐड करेंगे तो A1 उसके बाद में 0 को ऐड किया जाएगा, जीरो के तो A1 में ही आ जाएगा, A1 प्लस जीरो इक्वल टू A1, फिर 0 प्लस A2 प्लस 0 तो A2 आ जाएगा और 0 प्लस A3 मतलब कि यहाँ पे A3 आ जाएगा इक्वल टू 0 0 0 ये दिया हुआ है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, A1 इक्वल टू भी 0 मिल गया, A2 इक्वल टू भी 0 मिल गया, A3 इक्वल टू भी 0 मिल गया, मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, ऑल आर 0। ठीक है, ऑल आर 0 में क्या मिलता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलता है। ठीक है, मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा 0, जिसमें A1 इक्वल टू भी 0, A2 इक्वल टू भी 0 और A3 इक्वल टू भी 0। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल और देखेंगे जो बुक में दिया गया है। आई होप कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकालना आ गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए तो इसमें क्या बोला गया था, यहां तक का ये हो गया था दोनों का डेफिनेशन कि इसमें हर एक जीरो नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक नॉन जीरो मिलना चाहिए तब वो लिनियरली डिपेंडेंट होता है। और अगर पूरा का पूरा A1 A2 प्लस 1 AN 0 हो गया तो उसे हम कहते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो वेक्टर दिए रहेंगे, हमें इसके लिए चेक करना है, वेक्टर को हमें प्रूफ करना है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या लिनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे यदि यह एकमात्र हल है, अगर AI पूरा का पूरा 0 हो गया तो रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है। यदि अन्य हल भी हो तो रैखिकता परतंत्र या फिर रैखिकता लिनियरली डिपेंडेंट कहलाता है, अगर इसके अलावा कोई और हल हो तो, मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए तो। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं है, बाकी सब वही चीजें हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रैखिकता परतंत्र लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, तदनुसार की समुच्चय परतंत्र है या स्वतंत्र है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग A1 A2 AN के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल इसके लिए सिद्ध कीजिए कि V3R मतलब 3 टपल्स दिए रहेंगे, अल्फा 1 इक्वल टू 1 2 3, अल्फा 2 इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 3 इक्वल टू 0 1 0 और अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा का पूरा नॉन जीरो आता है या पूरा का पूरा 0 आ जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस
A3 अल्फा 3 प्लस A4 अल्फा 4 इक्वल टू 0। इससे हम निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली एज्यूम कर लिया गया है कि 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 लेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ फर्स्ट में 1 है तो उसमें अगर माइनस है तो 1 और -1 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 है सेकंड नंबर में, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर में 2 है तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे थर्ड में 1 है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ पे +3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ से एज्यूम कर लिया गया है पहले से ही, तो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर ऐसा एज्यूम करना चाहे तो एज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है निकालना कि अलग से प्रॉपरली आप उस वे से निकालो जो वे आपको दिया गया है। और क्या है आपका निकालने का तरीका कि उसका जो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम 0 के इक्वल रखें और उसके बाद में A1 A2 A3 A4 की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे निकाल लिया गया है कि A1 इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें डायरेक्टली भी रख सकते थे, जैसे कि ये 1 1 2 है, प्लस -1 -1 -2 है, और प्लस 1 2 3 है। हम देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, दोनों को अगर 8 कर देंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, अगर अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन निकालना चाहिए आपको ताकि उससे अच्छे नंबर मिले आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सभी को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब ये जो हम एज्यूम किए हैं वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 -3 मिल रहे हैं। A1 इक्वल टू 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, A2 इक्वल टू -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, A3 इक्वल टू -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, A4 इक्वल टू -3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा नॉन जीरो आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये एक लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा, जो दिया गया वेक्टर का सेट है वो क्या हो जाएगा, एक लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा, रैखिकता परतंत्र उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे आपको दिया गया है पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसके लिए हमें सिद्ध कहना है कि Rx का मतलब ये होता है कि एक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है पर ये क्या है, रियल नंबर है, पॉलिनोमियल ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। तो R पर x के संपूर्ण बहुपदों के सदिश समष्टि में बहुपदों Px इक्वल टू दिया है 1 + x + 2x का स्क्वायर, Qx इक्वल टू दिया है 2 - x + x का स्क्वायर, Rx दिया इक्वल टू दिया हुआ है -4 + 5x + x का स्क्वायर का निकाय लीनियरली डिपेंडेंट। हमें इसको भी प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग वेक्टर यहाँ पे होते हैं, करेस्पॉन्डिंग या फिर पावर सेम पावर वाले जो टर्म होंगे सिर्फ वही ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इन्हीं तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, इसमें एक्स वाला टर्म हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, तो बस उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हम 1 है यहाँ पे, 2 है और यहाँ पे -4 है। अगर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, इसमें 2 दिया है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो गया, और यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो गया, यहाँ पे -4 दिया है तो कितना हो जाएगा, हमारे पास में 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पे यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा क्या क्या रखा गया, देखो 2px रखा है, -3qx रखा है, -1x रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके लिए, देखिए हमारा A1 अल्फा 1 हमें और A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें लाना क्या है, इस 0 का मतलब क्या हो गया, 0 + 0x + 0x का स्क्वायर, इसी फॉर्म पे हमें लेना है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, इसमें A1 हमें निकालना है, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 है हमारे पास में 1 + x + 2x का स्क्वायर, 1 + x + 2x का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस A2 और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है, 2 - x + x का स्क्वायर, प्लस A3 अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है, -4 + 5x + x का स्क्वायर, -4 + 5 + 4x का स्क्वायर इक्वल टू 0 + 0x + 0x का स्क्वायर। हमें कंपेयर करना है यहाँ पे, देखिए A1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट वाले से कंपेयर करेंगे तो A1 के साथ में हम यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं A1, फिर यहाँ पे A2 के साथ में क्या है, 2 है कांस्टेंट टर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
प्लस A2 और यहाँ पे क्या है -4A3, -4A3 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है। वैसे ही इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 है, और A1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 आ जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे A1 आ गया, और उसके बाद में इसमें -1 है तो -A2 आ जाएगा, और इसमें 5 है, 5x है ना ये, और ये सिर्फ x का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस में 5A3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन्हीं दोनों से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे A1 और A3 के फॉर्म में आ जाएगा। एक और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2 है यहाँ पे, तो 2A1 और उसके बाद में यहाँ पे 1 है तो -A2, फिर प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो प्लस A3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये दिया है, इक्वेशन नंबर 2 ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, A1 A2 A2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A1, और इनको ऐड करेंगे तो प्लस A3, 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस A3 इज इक्वल हमारे पास में 0। अब दूसरा एक काम कर लेते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जब तक फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3A1, ठीक है, इन दोनों को ऐड किए 3A1, और ये तो कट जाएगा, A2 कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से, और यहाँ पे फिर -4 प्लस A3 इज इक्वल टू -3A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 5 से उसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 6A1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3A3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे 6 + 3 9A1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। 9A1 इक्वल टू 0 आ गया, तो A1 क्या मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा यहाँ पे A1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 0 मिल जाएगा। एक मिनट, अच्छा देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम जब एक्स स्क्वायर वाला ले रहे थे टर्म, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर के सामने 2 था, ठीक है, 2A1 हो गया, यहाँ पे प्लस में 1 था, ठीक है, प्लस में 1 था, इसलिए यहाँ पे प्लस A2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में x का स्क्वायर था जिसमें 1 था मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में A3। अब ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा, यहाँ तक ठीक है, सिर्फ इसको मिटा देते हैं। देखिए अब किसको किसको इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -A1 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -A1, ये दोनों कैंसिल हो गया, A2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -5, ये माइनस माइनस -5A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए शुरुआत से निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, तो A2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3A1 प्लस 6A3 इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो चुके थे ना, तो A1 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके, सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर A1 में उसको ऐड कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन करके उसको 1 में ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2A1, ये हो जाएगा -2A2, और यहाँ पे 10A3, दोनों को ऐड कर दिए, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 3A1 मिल जाएगा, और उसके बाद में इन दोनों को ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और यहाँ पे 10 - 4 = 6 आ जाएगा, 6A3
3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो इन दोनों से 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा a1, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2a3 मिल जाएगा इक्वल टू 0। देखिए दो इक्वेशन सेम आ रहे हैं, जब दो इक्वेशन सेम आते हैं तो वहां पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, मतलब कि एक जो है दूसरे पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस में, ठीक है, a1 इक्वल टू माइनस 2a3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर माइनस भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा, मतलब वहां से कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है दूसरे पे डिपेंड करेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे a3 इक्वल टू 1 रखते हैं तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 मिल जाएगा, a3 इक्वल टू 2 रखते हैं तो a1 इक्वल टू -4 मिलेगा, a3 इक्वल टू 3 रखते हैं तो a1 इक्वल टू -6 मिलेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि a3 इक्वल टू हम क्या रखते हैं, वैल्यू कौन सी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या मिल गया -2a3, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोई भी एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम, a3 इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है, a3 इक्वल टू 1 रख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा a1 इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक है। a3 इक्वल टू 1 रखते हैं तो a1 इक्वल टू क्या मिलेगा -2। अगर ऐसा इक्वेशन आ रहा है, दो इक्वेशन अगर सेम जाते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक ही आंसर आना जरूरी नहीं है, अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। अगर इसी के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो हम a3 इक्वल टू -1 रख सकते हैं, तब भी सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे a3 इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो एक a1 इक्वल टू -1 -2 +2 हो जाएगा, और a3 इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं -1, ठीक है, और a1 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, जिससे हमें पूरा का पूरा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। हमें निकालना क्या है a2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें क्या निकालना है a2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें रखेंगे थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन सिंपल दिख रहा है। देखिए क्या इक्वेशन है 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू a1 की वैल्यू हम क्या लिए हैं 2 लिए हैं, 2 आ जाएगा, प्लस a2 हमें निकालना है और a3 की वैल्यू कितनी लिए हैं -1 लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0, तो a2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a2 इक्वल टू क्या मिला -3 मिला, ठीक है, a2 इज इक्वल टू -3। देखो एक छोटे से मिस्टेक से कितना दिक्कत हो गया था, तो कोशिश करना कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इस प्रकार से a2 इक्वल टू क्या मिला -3 मिला, ठीक है, a1 इक्वल टू 2 मिल गया है, ठीक है, और -1 किससे मिला a3 इक्वल टू -1 मिला। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, आपको ऐसा मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, और पहले से तो याद रहेगा नहीं कौन कौन सा वैल्यू आएगा, इसलिए आप कोशिश करना कि हर एक जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप निकालें। तो देखो a1 इक्वल टू 2 है, a2 इक्वल टू -3 और a3 इक्वल टू -1 है, मतलब कोई भी 0 नहीं है, सभी शून्य नहीं है। फलतः दिया गया निकाय क्या है, रैखिकता परतंत्र है, लिनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो वैसे भी 3 टपल्स वाला बना लिए हैं 1 0 0 0 1 0 0 और सेम वैसे ही बनेगा ये भी। तो इसके लिए बस आपको a1 a2 इस प्रकार लेना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से, 0 के बराबर रखना है, उसके बाद में कंपेयर कर देना। लास्ट में क्या आया था हमारे पास में a1 a2 a3 आया था, इक्वल टू क्या लिए थे हम 0 0 0, कंपेयर करने पर a1 इक्वल टू 0 a2 इक्वल टू 0 a3 इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे a1 a2 अप टू सो ऑन an मिला है इक्वल टू 0 0 0 0 अप टू सो ऑन nf 0 मिल गया, और सभी क्या हो गया 0 के बराबर हो गए। फलतः दिए गए हुए n सदिशों का समुच्चय क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो विशेष अवस्था में क्या हो जाएगा कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या मिलेंगे हमें, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां से, जैसे कि यहाँ पे अब इसमें निकाला गया, देखो कि इसमें जांच कीजिए कि 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, सदिश समष्टि में रैखिकता स्वतंत्र है या परतंत्र है, मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, चेक करना है। और देखो कितने बार आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक मिनट, ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू 2 3 -1, अल्फा 2 इक्वल टू -1 4 -2, अल्फा 3 इज इक्वल टू 1 18 -4।
हम निकालेंगे कैसे? ये इक्वेशन हमारे पास में दिया गया है, मतलब हमारे पास में रहता है ये इक्वेशन। अब इसके थ्रू हमें A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही प्रोसेसर है। यहाँ पे A1 2 3 -1, A2 -1 4 -2, A3 इक्वल टू A3 इंटू 1 18 -4 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हम जो करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2A1, यहाँ पे -A2 और प्लस A3, 2A1 -A2 प्लस A3 आ गया। फिर सेकेंड टपल क्या है, इसमें टपल का सेकेंड एलिमेंट क्या है? 3A1 यहाँ पे आ गया, 4A2 यहाँ पे आ गया और 18A3। ठीक है, वैसे ही थर्ड एलिमेंट से -A1 आ जाएगा, फिर -A2 आ जाएगा और -4A3 आ जाएगा। ठीक है, -2A2 -4A3 इक्वल टू 0 0 0। कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? ये फर्स्ट जो इस टपल का फर्स्ट एलिमेंट है 2A1 प्लस A2 प्लस 2A1 -A2 प्लस A3 0 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही सेकंड भी 0 के बराबर हो जाएगा, थर्ड भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये लिनियरली डिपेंडेंट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ से हर एक A1 A2 A3 को किसी को दूसरे में माइनस करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका हम अगर प्रॉपरली एक बना ले, ठीक है, जैसे 2 -1 1, 2 -1 1, 3 4 18, 3 4 18 और -1 -2 -3। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर जो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो आता है, मतलब कि हमें क्या मिलेगा? हर एक A1 A2 A3 जीरो मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है मतलब कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, यही मान के चलना। अगर नॉन जीरो आता है मैट्रिक्स की वैल्यू, मतलब उसका रैंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे। और अज्ञात चरों की संख्या क्या हो जाएगी? A1 A2 A3 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक मात्र हल प्राप्त होगा जिसमें A1 A2 A3 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आप इसमें निकाल के देख सकते हैं, जो मेथड हम पढ़े उससे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो A1 A2 A3 की वैल्यू अगर 0 आती है तो हमें क्या मिलेगा? जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो क्या हो गया? लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, रैखिकता स्वतंत्र वेक्टर्स कहलाएंगे ये। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब कि जो वेक्टर दिए गए हैं वो क्या कहलाएंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, आपको सभी में वही काम करना है। देखो इसमें पूछा गया है कि रैखिकता स्वतंत्र या परतंत्र है। ठीक है, इसमें वैसे डिटरमिनेंट निकालो, अगर 0 आ गया मतलब कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई A1 A2 A3 ऐसा मिलेगा जो कि नॉन जीरो मिलेगा, जिससे वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप इसमें से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा सदिश समष्टि VF के सदिश लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जहां F समिश्र संख्याओं का क्षेत्र है, तब सिद्ध कीजिए कि ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो क्या है? लिनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या बोला गया है? पहले अल्फा बीटा गामा लिनियरली इंडिपेंडेंट है, पहले से ही बोल दिया गया है। अब आपको चेक करना है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ये भी क्या होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे करके। तो हम इसी से निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वेक्टर्स हमारे पास में है ना, हमें A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे A1 A B C लिया गया है A1 A2 A3 की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है। अगर अल्फा को कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? ब्रैकेट के अंदर A प्लस सी मिल जाएगा, क्योंकि उसके मल्टीपल में क्या है? A और C है, तो A प्लस सी इंटू अल्फा। उसके बाद में बीटा के साथ क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा, A प्लस बी बीटा, और गामा के साथ में B प्लस सी गामा। ठीक है, परंतु अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा गामा रैखिकता स्वतंत्र है, मतलब उसके जो एलिमेंट होंगे, जैसे उसके जो स्केलर वाले एलिमेंट होंगे, जैसे अल्फा के सामने ये वाला वैल्यू है A प्लस सी है, बीटा के सामने ये है और गामा के सामने ये है। तो अगर यही A1
अल्फा प्लस जैसे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0 होता, तब क्या होता? अगर अल्फा बीटा गामा लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 होता। अगर वही ए प्लस सी है तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बी प्लस सी है तो बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बी को भी ले लेते हैं ताकि हम उसका मैट्रिक्स बना पाए, ठीक है। तो बी के साथ में हम 0 ले लेते हैं, जिससे ए प्लस सी इक्वल टू 0 ही मिले हमें। तो ए प्लस 0 बी प्लस सी इक्वल टू इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ए प्लस बी प्लस 0 सी इक्वल टू 0 मिल गया, और 0 ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमें वैसे भी इसको नॉन जीरो लाना है, इसका जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे वो नॉन जीरो आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाएंगे। मतलब समझ में आ जाएगा कि ये एक लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे इस अभी इसका डिटरमिनेंट निकाले, और इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमें क्या मिला? एक 1 और ये 1 माइनस 0, और फिर 1 और 0 माइनस 1, या फिर इसको ले लेंगे 1 तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या मिल गया हम लोग को? 1 प्लस 1 2 मिल गया, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। डिटरमिनेंट तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका डिटरमिनेंट हमें क्या मिल गया? नॉन जीरो मिल गया। अगर नॉन जीरो मिल जाता है मतलब कि जो दिया गया वेक्टर है, हमने यहां से स्टार्ट किया था, इसी का हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, तो ये जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा भी एक लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब वैसे में चेक करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगी करके, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। अल्फा प्लस बीटा के साथ में एक स्केलर ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा के साथ में एक स्केलर ले लेंगे, और इसके साथ अल्फा माइनस बीटा प्लस 2, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा के साथ में एक स्केलर ले लेंगे। अब यहाँ से हम जो कॉमन वैल्यूज निकाले, जैसे अल्फा कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब तीनों के लिए, तीनों के मल्टीपल में क्या है? एक में ए है, दूसरे में बी है, और तीसरे में सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू अल्फा हो गया। वैसे इसमें बीटा है, इसमें बीटा है, तो ए माइनस बी हो गया, और इसमें 2 बीटा है, ए माइनस बी माइनस 2 सी, और गामा, इसमें गामा नहीं, इसमें गामा नहीं है, सिर्फ इसमें गामा है, इसका मल्टीपल में क्या है? सी है, तो यहाँ पे आ गया सी गामा, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, तो इसको एक इक्वेशन बना लिए, इसका कंपेयर करने के बाद में यहाँ पे क्या मिलता है हमें? ठीक है, ये 0 है, तो कंपेयर करेंगे अल्फा के मल्टीपल को बीटा के मल्टीपल को, यहाँ बना सकते हैं 0 अल्फा 0 बीटा प्लस 0 गामा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, हम लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। इसका जो मल्टीपल है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे राइट साइड में इसका अल्फा का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। वैसे ही बीटा का मल्टीपल क्या है? ए माइनस बी माइनस 2 सी है, और राइट साइड में बीटा का मल्टीपल 0 है, यहाँ पे ए माइनस 2 बी प्लस माइनस 2 सी हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 ए प्लस 0 बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट में एक यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे पहले इसका वैल्यू रख देंगे, ए और बी और सी तीनों का मल्टीपल क्या है? 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, फिर 1 माइनस 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया, और थर्ड में 0 0 1 है, तो 0 0 यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 इंटू माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे माइनस 0, तो माइनस 1 आ गया यहाँ पे, फिर इसके लेंगे क्या आ जाएगा? माइनस 1 लिए इसको, तो ये हो गया 1 माइनस 0, ठीक है। तो थर्ड के लिए लेंगे तो 0 माइनस 0, ये तो 0 माइनस 0 आ गया, यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे आ गया, माइनस 1 यहाँ पे आ गया, माइनस 2 मिल गया जो कि नॉन जीरो है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका रैंक 3 आ रहा है, ठीक है, जो कि अज्ञात राशियों एबीसी की संख्या है, ठीक है, तीनों की संख्या है। इन समीकरणों का एकमात्र हल होगा ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इक्वल टू बी हो गया था जो कि 0 है, तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 आ गया। परिणामतः सदिश जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा क्या हो जाएंगे? लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके पूरे जो स्केलर की वैल्यू है वो क्या मिली हमें? 0 मिली। अगर हर एक 0 हो जाते हैं, हर एक एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं उसके स्केलर की वैल्यू, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट मिलता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि नॉन जीरो हो, तब हम उसको कहते हैं लिनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को बोलेंगे, स्केलर को कुछ नहीं बोलेंगे, हम वेक्टर्स के ही बारे में बात करेंगे, तो हम निकालेंगे कि वो 0 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इन सबको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।